एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ द सोल्जर के साथ दोबारा शाम 7 बजे लाइव आए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम हर रोज शाम 7 बजे मिलते हैं। बस अब आपका काम शुरू, थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि बाकी भी दोस्त आ जाए। ये वन शॉट आपका है, ठीक है, वन शॉट टोटल, मतलब इसी में द सोल्जर के बारे में सब कुछ यही समाप्त। अराउंड 20 मिनट, शायद 20 मिनट से कम का ही होगा। जो भी इस बार 2026 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12th के, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उससे पहले एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम पोएट के बारे में जल्दी जल्दी से देखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल कम समय में वन शॉट में आपका ये कहानी खत्म, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है। देखो, वैसे तो मैं बहुत इधर उधर की भी बातें कर सकता हूँ, ठीक है, आपको उलझा सकता हूँ, आपसे दो चार टक बात कर सकता हूं, इससे सिर्फ समय बर्बाद होने वाला है। मुद्दे की बात पर आते हैं और हम काम करते हैं। ठीक है, तो द सोल्जर आपको याद रखना है किनके द्वारा लिखा गया है, रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है रूपर्ट ब्रुक का जन्म 1887 में हुआ है और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1915 में। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो उनकी मृत्यु हुई थी वो सेप्टिकेमिया, देखो यहाँ लिखा हुआ है, उनकी मृत्यु सेप्टिकेमिया से 23 अप्रैल 1915 को हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो उनके पिताजी थे वो रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे और ये वही रग्बी स्कूल है जहां पर वो किंग्स कॉलेज जाने से पहले अपना पढ़ाई किए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपको पॉइंट ये याद रखना है कि WB येट्स ही वो इंसान थे जिन्होंने रूपर्ट ब्रुक को इंग्लैंड का सबसे हैंडसम यंग मैन की उपाधि दी थी। ये WB येट्स ही थे जो रूपर्ट ब्रुक को हैंडसम मैन इंग्लैंड का बुलाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसके बाद आपको याद रखना है कि जो अभी आप पढ़ रहे हैं द सोल्जर, ये एक सोनेट है और सोनेट टोटल 14 लाइंस का होता है। ठीक है, इस पोयम में इसे 8 और 6 में बांटा गया है, मतलब पहले 8 पंक्ति और फिर 6 पंक्ति। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि इस 8 पंक्ति वाले को हम क्या कहते हैं और 6 पंक्ति वाले का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। कहानी क्लियर है? नेक्स्ट आपको ये बात याद रखना है कि ये जो सारी बातें हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की बातें हैं। ठीक है, अब इससे ये याद रखना है कि ये जो पोयम है ये एक पैट्रियोटिक पोयम है, एक पैट्रियोटिक पोयम है और जो पोएट है वो भी पैट्रियोटिक, मतलब देशभक्त, ये देशभक्त हैं। ठीक है, और इनको सॉरी, इनको वार पोएट के रूप में जाना जाता है। देखो ये भी लिखा हुआ होगा यहाँ पे, है ना, इन्हें वार पोएट के रूप में जाना जाता है। क्लियर? चलो अब जो बचा हुआ पॉइंट होगा वो हम आगे देखेंगे। कुछ पोयम के लाइन से भी होता है, हम पोयम का लाइन भी देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड देयर शैल बी। यहाँ कह रहा है यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना कि विदेशी धरती पर एक ऐसा कोना था जो हमेशा और हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया। ठीक है भाई, आप इसे दोबारा सुन सकते हैं, आपके पास सुविधा है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, कम से कम समय लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आगे कह रहे हैं रूपर्ट ब्रुक कि इन दैट रिच अर्थ आर रिचर डस्ट कंसील्ड, बोल रहा है इस समृद्ध धरती पर एक धूल का कण वापस से धूल में मिल गया। आ डस्ट होम इंग्लैंड बोर सेप्ड मेड अवेयर, एक धूल का कण जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, आकार दिया और उसे अवगत कराया। इंग्लैंड जिसने एक कभी अपना फूल दिया था प्यार करने के लिए, आपको याद रखना है फूल क्यों दिया गया था? प्यार करने के लिए। रास्ता दिया था टहलने के लिए, चलने के लिए, घूमने के लिए, और एक अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, एक इंग्लैंड का शरीर, एक इंग्लिश हवा, इंग्लैंड का शरीर इंग्लिश की हवा ले रहा है, जिसे नदियों के द्वारा सींचा गया, वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, जिसे सूरज ने छांव दी थी।
ठीक है, मतलब रहने का ठिकाना दिया था। यही बात यहाँ हिंदी में लिखा है, आप रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल सेड अवे, और सोचना इस दिल से सारी बुराई, सारी जो बुरी विचारें हैं वो चली जाएं। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, दिमाग में आती थिरकन भी कम नहीं है। गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, ये कहीं ना कहीं वही सारी यादें देती है जो इंग्लैंड के द्वारा दी गई है, जैसे हर साइट्स एंड साउंड्स, उनके दृश्य और उनकी आवाजें। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, वो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक दिन खुशनुमा होता है। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, और वो सारी बातें दिमाग में थिरकन देती है जो दोस्तों से हंसी ठहाके सीखे थे और जो कोमलताएं सीखी थी। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, इस सब चीजों के साथ, इन सारी यादों के साथ मैं इस इंग्लैंड की स्वर्ग वाली धरती पर बस शांति से दफन हो जाना चाहता हूं। ठीक है, आपका पोयम समाप्त हो गया। यही बात यहाँ लिखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव शुरू है। ठीक है, आपको करना ये है, बस 5 सेकेंड से भी आपको कम समय मिलेगा। क्वेश्चन देखना है और ऑप्शन देखना है। ऑप्शन देख करके तुरंत आपको आंसर करना है और सारे बच्चों को कमेंट करना है। मैं एक एक कमेंट देखता हूं कि कौन बच्चा कितना क्वेश्चन बनाया है। ठीक है भाई, जितने बच्चे देखते हैं, अगर 70 बच्चे देख रहे हैं, 80 देख रहे हैं, मैं सबसे उम्मीद कर रहा हूं कि सारे लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, डन है ना। चलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, और जो बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उससे उम्मीद करूंगा कि वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन, कि द सोल्जर वाज रिटेन एंड पब्लिश ड्यूरिंग विच मेजर वॉर। बोल रहा है कि द सोल्जर को किस वॉर के दौरान में लिखा और पब्लिश किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। क्लियर, चलो, जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए बता रहा था उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who told Rupert Brooke the most handsome poet of his time? ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी अभी बताया कि किसने कहा था कि रूपर्ट ब्रुक उस समय के, अपने समय के सबसे हैंडसम इंसान थे। आसान सा क्वेश्चन, जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है आंसर, उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सोल्जर इज अ ब्लैंक स्पेस, मतलब पूछ रहा है आपसे कि द सोल्जर जो है वो क्या है, ब्लैड है, सोनेट है, लाइमरिक है, या इलेजी है। ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना। तो आसानी से देखते के साथ आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सोनेट है, और सोनेट 14 लाइन का होता है। क्लियर, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। आसान सा लाइन, आपसे इसी पंक्ति देकर के और पूछा है कि ये पंक्ति कहाँ का है। तो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रूपर्ट ब्रुक बिलोंग्स टू। रूपर्ट ब्रुक कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी। तो भाई टोटल कहानी ही वो इंग्लैंड की करते हैं, वो इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, तो होंगे कहाँ से, ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। ठीक है, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी था उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, रूपर्ट ब्रुक इज अ ब्लैंक स्पेस बाय प्रोफेशन। रूपर्ट ब्रुक बाय प्रोफेशन क्या थे, आपसे पूछा है। ऑप्शन है टीचर, सर्जन, जॉकी या सोल्जर। भाई वो सैनिक थे ना, तो बाय प्रोफेशन वो क्या थे, द सोल्जर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखो, दिवाली आ गया है तो पटाखे की आवाज आएंगी, आपको माइंड नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द पोएट फाउट एज अ सोल्जर इन। भाई ये जो कवि हैं वो एक सोल्जर के रूप में कहाँ लड़े थे, इंडिपेंडेंस में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, 100 ईयर्स वॉर में, या वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले ही रिपीट हुआ था ये, ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ये जो रूपर्ट ब्रुक है वो सोल्जर के तरह लड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट ऑफ ब्रुक्स पोएट्री आर अबाउट ब्लैंक स्पेस वॉर फॉर इंग्लैंड। बोल रहा है ब्रुक की, मतलब रूपर्ट ब्रुक की अधिकतर जो कविताएं होती हैं वो किस पर आधारित, किस तरह के वॉर पर आधारित होती है इंग्लैंड के लिए। तो वो किस तरह, भाई मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि ये पैट्रियोटिज्म होता है, मतलब देशभक्ति। ये देशभक्त है, रूपर्ट ब्रुक एक देशभक्त है। ठीक है, और ये देशभक्ति की बातें करता है। तो जो बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी था उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द सोल्जर इज अ ब्लैंक स्पेस पोयम। आपसे पूछा है कि जो द सोल्जर है वो एक कैसा पोयम है, लव पोयम है, वॉर पोयम है, नेचर पोयम है, या मेलंकलिक पोयम है। आपको बताना है, आपको कमेंट में आंसर करना है। देखो क्या का आंसर करना है, लव पोयम के
लव पोयम के नाम से किसे जाना जाता है? नंबर 1। नेक्स्ट आपको आंसर करना है मेलनकलिक पोयम। मेलनकलिक पोयम के रूप में किसे जाना जाता है? मेलनकलिक का मतलब मैं बता देता हूं, उदासी। ठीक है, चलो ये दोनों आपको कमेंट में आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है, वार पोयम, उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सोनेट आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ऑक्टेव एंड। बोल रहा है कि सोनेट्स को दो भागों में बांटा गया है। एक तो 8 लाइन है, आप जो द सोल्जर पढ़ रहे हैं इसमें पहले 8 पंक्ति है और बाद में 6 पंक्ति है। तो यहाँ बोल रहा है कि जो 8 पंक्ति है उसे तो हम ऑक्टेव कहते हैं, लेकिन जो 6 पंक्ति है उस 6 पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो भाई आसान सा, मैंने बोला था आपसे, सवाल करा था, आंसर क्वेश्चन में है। यहाँ क्या है, क्या होएगा? ऑप्शन नंबर डी, उसे सीस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेस्टेट। ठीक है, 6 लाइन का जो होता है उसे सेस्टेट कहते हैं और जो 8 लाइन का होता है उसे ऑक्टेव कहते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ ब्लैंक स्पेस लाइंस। ये बताया हुआ है, आपको आंसर बताना है कमेंट में कि सोनेट्स कितने लाइन का होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रूपर्ट ब्रुक इज रिमेंबर्ड एज ब्लैंक स्पेस पोएट। रूपर्ट ब्रुक को किस तरह के पोएट के रूप में याद किया जाता है? अगेन फिर से वही आसान सा क्वेश्चन पकड़ा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वार पोएट के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द पोएट कंसीडर्स हिमसेल्फ एज अ रिचर ब्लैंक स्पेस ऑफ इंग्लैंड। मतलब जो पोएट है वो अपने आप को इंग्लैंड का क्या मानता है? तो भाई वो अपने आप को इंग्लैंड का एक धूल का कण यानी ऑप्शन नंबर डी डस्ट मानता है। तो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी था उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रूपर्ट ब्रुक प्राइसेस। रूपर्ट ब्रुक किसकी प्रशंसा करता है? तो पूरे स्टैंजा में, पूरे पोयम में रूपर्ट ब्रुक ने सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रशंसा की है? यस, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द पोएट, ये सॉरी पोएट है, द पोएट, मैं सुधार ही देता हूं पूरी तरह से, ये पोएट है। ठीक, कोई बच्चा माइंड नहीं करेगा, इतना एरर हो जाता है ना। तो द पोएट इन द सोल्जर डिपिसिटिंग द मिसरीज ऑफ, मतलब बोल रहा है कि कवि द सोल्जर में किन चीजों की रहस्यों को उजागर करता है, किन की बातें प्रशंसा वगैरह करते हैं? ये वॉर की, नेचर की, रिलेशन की या लव की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन बच्चों का यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो उन सब का आंसर बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, रूपर्ट ब्रुक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन ब्लैंक स्पेस सोल्जर। रूपर्ट ब्रुक किस द सोल्जर में किसकी भेष में बात करते हैं? पोर्टुगीज, इंग्लिश, अफ्रीकन या डच? ठीक है, भारत में जो लोग रहते हैं उसे हम इंडियन कहते हैं, लेकिन जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश। तो ये किस भेष में बात कर रहे हैं? एक इंग्लिश मैन के रूप में बात कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डस्ट स्टैंड्स फॉर द। भाई आपसे वही पूछा है कि ये जो शब्द है डस्ट, ये डस्ट का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? ठीक है, मैंने बताया भाई धूल का कण किसे कहा गया? किसने, कौन मानता है कि मैं धूल का कण हूं? सोल्जर। तो यही आपसे पूछ रहा है कि डस्ट स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। 18 आपको बताना है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, 18 का आंसर आपको बताना है, क्या इनविटेबल है, मतलब कौन सा चीज है जो टल नहीं सकता है, आना ही आना है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द स्पीकर ऑफ द पोयम द सोल्जर इज अ ब्लैंक स्पेस। जो स्पीकर है द सोल्जर पोयम में, वो स्पीकर क्या है? प्लम्बर है, स्वीपर है, थीप है या सोल्जर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वो एक सोल्जर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैंक स्पेस इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। किसे एक वार पोएट के रूप में जाना जाता है? जल्दी से आप कमेंट में इसका आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रूपर्ट ब्रुक को वार पोएट के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ ब्लैंक स्पेस आफ्टर हिज डेथ। बोल रहा है कि वो जगह जहां रूपर्ट ब्रुक को, ठीक है, यानी कि सैनिक को, सीधा सीधा बोल रहा है, वो जगह जहां सैनिक को दफनाया जाएगा उस जगह को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए उसकी मृत्यु के बाद?
वो हमेशा और हमेशा वो किसका पार्ट हो जाएगा, आपसे सवाल ये पूछ रहा है। तो वो पार्ट किसका हो जाएगा हमेशा और हमेशा के लिए? इंग्लैंड का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी था आंसर, उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द सोल्जर डील्स विथ, मतलब ये जो द सोल्जर है ये किन सब बातों के बारे में डील करता है? ठीक भाई, कहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ के बारे में डील करता है? ठीक, ये आपसे पूछ रहा है फ्रांस के बारे में, मतलब फ्रांस को डील करता है, रसिया को, स्कॉटलैंड को या इंग्लैंड को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, जिन बच्चों का ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर डी है उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ, भाई आपसे पूछ रहा है कि जो स्पीकर है वो किन बातों से नहीं डरता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको अच्छे से पता है कि सोल्जर है, सोल्जर है तो फिर किन बातों से नहीं डरेगा वो? किन बातों से नहीं डरेगा? ऑप्शन नंबर, जिन बच्चों का ए है उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द टर्म कंसील्ड स्टैंड फॉर, ये जो टर्म कंसील्ड का यूज किया गया है द सोल्जर में, वो किसके लिए यूज किया गया है आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है? तो भाई कंसील्ड का मतलब होता है हिडन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव हर फ्लावर्स, बोल रहा है कि द सोल्जर के हिसाब से इंग्लैंड ने अपने वासियों को फूल दिया है, किस लिए दिया था? टू वर्शिप, टू लव, टू ऑफर या नन ऑफ दिस? इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। और अंतिम में आपका टोटल हुआ 25 क्वेश्चन, 25 में कितना सही हुआ है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक? अब सेशन ठीक लगा हो, फ्रूटफुल लग रहा है, चीजें रिवाइज हो रही है, तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक? अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर शेयर करें और कमेंट तो आना ही चाहिए। मिलते हैं इसी रिक्वेस्ट के साथ अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।